हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हो सब लोग? राम राम दोस्तों, राम राम। मेरे सभी प्रिय साथियों को हमारा कोटि कोटि अभिनंदन। और सब अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। सब टेस्ट भी दे रहे होंगे। रोज़ जो लाइव टेस्ट होता है 5 बजे, वो लाइव टेस्ट भी दे रहे होंगे। क्योंकि जैसे अपन ने पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का जो पार्ट था उसका अपन ने टेस्ट लिया बहुत बेहतरीन तरीके से, वैसे ही पार्ट चल रहा है आपका जो हायर एजुकेशन सिस्टम है। उसके दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी में आपके उसमें पॉलिटी गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन डला हुआ है। तो आज मैं उसी को शुरू कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और शाम को उसका टेस्ट होता है। तो जो विद्यार्थी है ना, जुड़ सकते हैं तो जुड़ सकते हैं आराम से। 5 बजे लाइव टेस्ट होता है उसके लिए। और दूसरा मित्रों आप लोगों के लिए है कि अनअकैडमी अभी आपको विदित हो कि फीस इंक्रीज कर रही है। कि जैसे किसी की 6,000 थी तो 8,000 हो रही है। तो जो भी विद्यार्थी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जुड़ना चाहते हैं उनका सभी का हार्दिक अभिनंदन है। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ सकते हैं। प्लस कोर्स हमारा रेगुलर चल रहा है। तो उस प्लस कोर्स के लिए आपको मित्रों, चाहे आपका पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 में आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, कॉमर्स हो, इकोनॉमिक्स हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, तो उसके लिए आप रेफरल कोड यूज कर सकते हैं राजेंद्र 10। और यूजीसी नेट के सेक्शन में जितने भी जो एजुकेटर पढ़ाते हैं, आप सभी की क्लास का आनंद ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने हिस्ट्री का टीचर जो है उसका हिस्ट्री पढ़ना है और रेफरल कोड आपने ज्योग्राफी का टीचर का लगाया, ऐसा नहीं है। सभी टीचरों की क्लास आपको देखने को मिलेंगी। तो मित्रों, यदि आप पूर्णतः संतुष्ट हैं समझने के तरीके से, पढ़ने के तरीके से और नॉलेज के पॉइंट से, तो आप आराम से है ना रेफरल कोड यूज कर सकते हैं राजेंद्र 10। ठीक है मेरे दोस्तों। और इसके लिए मैं प्लस पे बहुत जल्दी आपका पेपर फर्स्ट कंप्लीट लेकर आने वाला हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से। और आपका जो स्कोर होगा उस स्कोर में बहुत बढ़िया तरीके से मैं एक वृद्धि करवाने का प्रयास करूँगा। मेरा बेस्ट से बेस्ट प्रयास रहेगा कि आपका फर्स्ट पेपर का स्कोर बहुत बेहतरीन हो। जो विद्यार्थी ज्योग्राफी के लिए हैं जिनका मीडियम हिंदी है, तो उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो विद्यार्थी स्कूल लेक्चर, कॉलेज लेक्चर की तैयारी करना चाहते हैं और या फाउंडेशन एक नेट का कोर्स करना चाहते हैं, तो वो 2 साल के लिए मेरे से जुड़े। 24 महीनों के लिए बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। आज जो आपका टॉपिक होगा वो बहुत अच्छा टॉपिक है। और टॉपिक आपका है पॉलिटी गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आपने देख लिया होगा। इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है दोस्तों, तो आपको पढ़ना क्या क्या है इसमें जो आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। जो आपका नया सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है पॉलिटी गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें अपन पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा, साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और यानी कि संविधान की विशेषताएं। देन उसके बाद में प्रियम्बल पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, मूल कर्तव्य पढ़ेंगे। और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे राष्ट्रपति पढ़ेंगे, संसद पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट संसद पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में अपन संसद के बाद में है ना अपन पढ़ेंगे दबाव समूह, केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे। उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। तो आज सबसे पहले अपन बात करें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा। संविधान सभा की एक पृष्ठभूमि मैं आपको बताता हूं कि भाई कैसे संविधान सभा का संविधान सभा का यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का निर्माण हुआ। संविधान सभा, तो इसकी पृष्ठभूमि की बात करेंगे। तो पृष्ठभूमि की सबसे पहले अपन चर्चा करें कि इसमें अपन को कौन कौन से बिंदुओं को देखना है। तो जैसे संविधान सभा क्या है और उद्देश्य क्या था इसका, सर्वप्रथम इसकी मांग कब हुई, इसमें सदस्य कितने थे, इन सदस्यों में मित्रों महिलाएं कौन कौन सी थी, इम्पोर्टेंट खूब सवाल पूछता है। महिला सदस्य कितनी थे, कितने इसमें मान्य वर्ग शामिल थे, मान्य समुदाय।
मान्य समुदाय इसमें शामिल थे। इसमें मान्य समुदाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कितने थे? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आधार क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आधार क्या था? और इसी के साथ में अपन चर्चा करेंगे इसकी विशेषताएं क्या थी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की विशेषताएं क्या थी और इसमें समितियां कौन कौन सी थी, कमेटी जो थी, कमेटियां कौन कौन सी थी, समितियां कौन कौन सी थी। इस प्रकार से आज अपन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को पढ़ने का प्रयास करेंगे दोस्तों, तो आपको एक एक चीज सारी क्लियर होती जाएंगी। तो सबसे पहले अगर आज मैं बात करूं आपके सामने, बिल्कुल समझने का, कूल रह के समझने का प्रयास करना, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। मित्रों, सबसे पहले इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को समझने के लिए अपन को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा जानना होना चाहिए कि और इसका काम क्या था। तो मैंने पहले बताया क्या है, क्या काम करती थी, उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहले मैंने लिखा संविधान, जिसको अंग्रेजी में अपन क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले आपके मन में आ रहा होगा सर संविधान क्या है। संविधान क्या है, बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझना है संविधान क्या है। तो संविधान दोस्तों कोई खाने की वस्तु नहीं है जिसको आपने हाथ में लिया और खा लिया, या जेब में रखने की कोई वस्तु नहीं है कि आपने उठाया और जेब में रख लिया। तो साहब संविधान क्या है? तो मित्रों, आप सब जानते हो कि कोई भी आपका देश हो, जिस कंट्री में आप रह रहे हो, या तो वो कंट्री हो या जिस कंट्री के बारे में आप जानते हो, जिस देश के बारे में आप जानते हो, चाहे वो देश हो, वहाँ पे शासन चलाने के कुछ नियम कायदे होते हैं। शासन चलाने के कुछ नियम कायदे होते हैं। और ये शासन चलाने के जो नियम कायदे होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। एक नियम कायदे ऐसे होते हैं जिनको हम किसी कागज के ऊपर लिख लेते हैं, और एक नियम कायदे ऐसे होते हैं जो परंपरा और रूढ़ियों से चले आ रहे हैं। तो जिन नियम और कायदों को जिस कागज के दस्तावेज पे लिखा जाता है, आम बोलचाल की भाषा में या सामान्य भाषा में या सबसे सिंपल भाषा में, उसे संविधान कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। तो पहली बात, संविधान क्या है? तो संविधान मित्रों एक कागज का दस्तावेज है। पहली बात, एक कागज का दस्तावेज है। कागज का दस्तावेज है। कागज का दस्तावेज है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, संविधान एक कागज का दस्तावेज है। जिन विद्यार्थियों को कभी इस पॉलिटिकल से कोई वास्ता नहीं पड़ा, एडमिनिस्ट्रेशन से कोई वास्ता नहीं पड़ा, उन बच्चों के लिए भी रामबाण सिद्ध होगा, क्योंकि बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा रहा हूं आपको। संविधान क्या है? एक कागज का दस्तावेज है। जैसे आपकी एक बुक होती है, कक्षा 12 की ले लो, चाहे आप कक्षा 6 की ले लो, कोई सी बुक ले लो। उस बुक में आपको जैसे हिस्ट्री की लोगे तो हिस्ट्री का ज्ञान मिलेगा, पॉलिटिकल की लोगे तो उसका ज्ञान मिलेगा, ज्योग्राफी की लोगे तो ज्योग्राफी का ज्ञान मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से एक दस्तावेज जिसमें हमको कानूनों का, नियमों का, विधियों का ज्ञान प्राप्त हो, ऐसा दस्तावेज ही हमारा क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। तो संविधान क्या है? एक कागज का दस्तावेज है। और इस संविधान, इस कागज के दस्तावेज पे क्या लिखे हुए है? इस कागज के दस्तावेज पर, इस कागज के दस्तावेज पर, इस कागज के दस्तावेज पर, इस कागज के दस्तावेज पर देश के शासन को चलाने हेतु, देश के शासन को, देश के शासन संचालन हेतु, देश के शासन संचालन हेतु, देश के शासन संचालन हेतु नियम लिखे हुए हैं। नियम, विधि और सिंपल भाषा में कानून।
इस कागज के दस्तावेज पर देश के शासन संचालन हेतु नियम विधि कानूनों का संग्रह होता है। कानूनों का क्या होता है? संग्रह होता है। और वो ही आपका क्या कहलाता है? वो ही आपका संविधान कहलाता है। वो ही आपका संविधान कहलाता है। तो मित्रों, देश के शासन को संचालन करने के लिए जिस कागज के दस्तावेज पर हमारे गणमान्य लोगों ने नियमों का संग्रह किया, कानूनों का संग्रह किया, विधियों का संग्रह किया, उसे ही आज हम किस नाम से जानते हैं? संविधान के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो सिंपल भाषा में आपको पता लग गया। कोई आपसे पूछे, आपका दादा, आपका परदादा आपसे पूछे कि बेटा संविधान क्या चीज है, तो सिंपल भाषा में जवाब देना कि भाई एक कागज का ऐसा दस्तावेज है जिस पर हमारे गणमान्य लोगों ने हमारे देश के शासन को चलाने के लिए नियम, कानून और विधियों का संग्रह किया, वही हमारा संविधान है। देखो, आपको पता है भारत में आए दिन प्रतिदिन घटनाएं घटती रहती हैं। अगर इन घटनाओं पर अंकुश न लगे तो ये तो बढ़ती रहेंगी। और अंकुश किससे लगता है? कानूनों से लगता है, विधियों से लगता है, नियमों से लगता है। आज आप कोई भी घटना घटित करने से पहले 4 बार सोचते हो कि ये काम मैं करूं या न करूं, ये काम मैं करूं या न करूं। आप सोचो कि आप प्लानिंग बनाओ कि साहब मेरे पास पैसे नहीं है, आज मैं रात को एटीएम तोड़ने वाला हूं, मैं डकैती करने वाला हूं। लेकिन आपके मन में एक डर सताएगा कि कहीं मुझे किसी ने पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ लिया तो मुझे जेल में डाल देंगे। ये जेल में क्यों डालेंगे आपको? जेल में किससे डालते हैं? ये नियम कायदों से डालते हैं कि आप अगर चोरी करते हुए पकड़े गए या आपने कोई बहुत बड़ा अपराध किया है, उस अपराध के लिए आपको उसी के अनुसार सजा मिलेगी। तो ये किसके अनुसार मिलती है आपको? ये नियम और कानूनों के अनुसार सजा मिलती है। और ये नियम और कानून कहां से देखते हैं लोग? ये देखते हैं आपके संविधान से। संविधान में क्या लिखा हुआ है? आपके खिलाफ कोर्ट में कोई वाद होता है या कोई मुकदमा होता है तो आप मित्रों क्या होते हो, जैसे आपके कोई जमीन का विवाद है या कोई प्रॉपर्टी का विवाद है या आपके कोई आपसी रंजिश का विवाद है या आपकी धर्मपत्नी के साथ में आपका विवाद है और मामला आपका कोर्ट में है, तो कोर्ट आपकी सुनवाई किसके तहत करता है? आपके कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के नियम और कानूनों के अनुसार करता है। वो बोलता है संविधान में प्रावधान है कि इस दंड के लिए आपका जो वकील है वो आपके लिए बोलेगा कि साहब संविधान में इस दंड के लिए ये रूल लिखा हुआ है, संविधान में इस अपराध के लिए ये दंड है और इसके लिए ये रूल लिखा हुआ है, इतने वर्ष की इसको सजा मिलनी चाहिए, इतने वर्ष की इसकी सजा कम होनी चाहिए। तो जो भी आप देखते हो, जो नियम कायदे, वो सब संविधान है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सिंपल भाषा में समझना है कि संविधान एक कागज का ऐसा दस्तावेज है जिस पर हम देश के शासन संचालन हेतु नियम और विधि या कानूनों का संग्रह करते हैं। अब समझ में आ गया होगा क्लियर तरीके से। पहली बात आपकी क्लियर। दूसरी बात की अगर मैं बात करूं आपके सामने बच्चों, तो दूसरी बात यह है कि साहब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी अपन ने संविधान की बात करी, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान, साहब इस संविधान के टाइप कितने हैं? संविधान के टाइप कितने हैं? टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रकार कितने हैं? तो मित्र, मोटे मोटी बात करूं तो संविधान के 2 प्रकार होते हैं। एक अगर मैं बात करूं तो ऐसा संविधान जो लिखित होता है। एक तो ऐसा संविधान जो क्या होता है? लिखित होता है, लिखित संविधान। और एक होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान और अलिखित संविधान। अलिखित संविधान। तो मोटी मोटी अपन ने बात करी सब संविधान कितने प्रकार का होता है। तो संविधान 2 प्रकार का होता है, एक लिखित संविधान, एक अलिखित संविधान। लिखित संविधान का मतलब होता है लिखा हुआ, लिखा हुआ, लिखा हुआ। और अलिखित संविधान का मतलब होता है बिना लिखा हुआ, बिना लिखा हुआ, बिना लिखा हुआ, बिना लिखा हुआ। यह आपको ध्यान रखना है। अब आपके मन में आ रहा होगा
सर लिखा हुआ संविधान तो समझ गए हम कि हम उसमें क्या है कि कानून लिखे हुए होते हैं और उन कानूनों को अनुपालना करते हुए हम हमारा शासन का संचालन करते हैं। लेकिन सर जहाँ पे लिखा हुआ नहीं है वो क्या करते हैं? तो ये मित्रों, अब ये लिखा हुआ संविधान तो देखो लिखा हुआ है, अलिखित संविधान है। लिखित संविधान किसके आधार पर चलता है? किस आधार पर शासन संचालन, किस आधार पर किस आधार पर शासन का संचालन होता है? यहाँ पे किस आधार पर शासन का संचालन, शासन का संचालन किस आधार पर शासन का संचालन, और अलिखित संविधान में किस आधार पर शासन का संचालन होता है? किस आधार पर किस आधार पर शासन का संचालन, किस आधार पर शासन का संचालन? तो मित्रों याद रखना, लिखित संविधान में किस आधार पर शासन का संचालन होता है? तो याद रखना है, लिखे हुए कानूनों के आधार पर, लिखे हुए कानूनों के आधार पर, कानूनों के आधार पर, लिखे हुए कानूनों के आधार पर, लिखे हुए कानूनों के आधार पर। अब साहब आप बोलो कि साहब अलिखित संविधान में, जो अलिखित संविधान है वहां पे शासन का संचालन किस आधार पर होता है? तो याद रखना, परंपरा व रूढ़ियों के आधार पर, व रूढ़िवादिता के आधार पर, रूढ़िवादिता के आधार पर, रूढ़िवादिता के आधार पर, आधार पर। अब समझो, मैं आपसे एक सिंपल चीज पूछूं कि आप दीपावली क्यों मनाते हो? कहीं लिखा हुआ है क्या कि आप दीपावली मनाओ? लिखा हुआ है? आप परंपरा है, आपने सुना, आपके दादाजी ने बोला कि साहब इस समय भगवान राम वनवास काटकर वापस अपने घर लौटे थे, तो लोग उनकी खुशी में बहुत सारे दिए जलाए थे, इसलिए इसको दीपावली बोल देते हैं। तो आज उनने मनाया, अपने दादा ने मनाया, अपन मना रहे हैं, आपके पोता पोती मनाएंगे, उनके पोता पोती मनाएंगे। तो ये परंपरा है, रूढ़िवादिता है। ये होली क्यों मनाते हैं? सोचते हैं साहब भक्त प्रहलाद को उस दिन है ना मुक्ति दी गई थी, अर्थात उसकी जो भुआ है वो उसको आग में लेके बैठी थी, वो बच गया था, उसकी खुशी में मना रहे हैं। तो ऐसा कोई किताब में लिखा हुआ है कि ये तो अपन ऐसे ही परंपरा, मिथ और दंत कथा बन गई, तो इनके आधार पर अपन चल रहे हैं। तो ऐसी चीजें जो परंपराओं से चली आ रही हैं और जिनको आज अपन निभा रहे हैं, ऐसी चीजें जो परंपराओं से चली आ रही हैं जिनको आज अपन निभा रहे हैं, वो परंपरा और रूढ़िवादिता हो गई। अब कई देशों में शासन संचालन कैसे होता है कि साहब सपोज करो मैं ब्रिटेन का सम्राट हूं, मैं ब्रिटेन का सम्राट हूं, नहीं हूं, लेकिन कल्पना कर लो, आप मानने में क्या दिक्कत है? 1 मिनट के लिए मान लो कि साहब राजेंद्र जी आप ब्रिटेन के सम्राट हो। अब मैं पहला ब्रिटेन का सम्राट बना। अब पहला ब्रिटेन का सम्राट बना तो किसी ने कोई अपराध किया तो मैंने बोला इसको 6 महीने की सजा कर दो इस अपराध के लिए। समझ में आया ना? अब जब भी किसी ने, मैंने बोला किसी व्यक्ति ने अपराध क्या किया, किसी व्यक्ति ने अपराध किया कि साहब किसी ने एटीएम तोड़ लिया और चोरी कर ली, वो मेरे पास में भाई कि साहब एटीएम तोड़ दिया और चोरी कर ली, तो मैंने बोला जो भी एटीएम तोड़ता है, जो चोरी करता है, उसको 6 महीने की जेल में डाल दो। अब साहब 6 महीने की जेल में डाल दिया, मेरे बाद में आप सम्राट बने, आपके सामने भी यही मामला आया कि साहब इसने एटीएम तोड़ लिया, चोरी कर ली, तो साहब सजा का प्रावधान तो पहले क्या था, 6 महीने की सजा होती थी, कर दो आज 6 महीने की सजा। तो वो परंपरा बन गई, बस अब उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसी नियम को, उसी रूल को आज भी क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो संविधान के 2 प्रकार, एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। अब अलिखित संविधान के लिए मैं एग्जाम्पल के लिए दूं आपको, तो जैसे ब्रिटेन का संविधान आज भी अलिखित है, ब्रिटेन का संविधान हुआ आज अलिखित है। अरब कंट्रीज का संविधान, अरब कंट्रीज के बहुत सारे देशों का संविधान, अरब देशों के संविधान, बहुत सारे अरब देशों के संविधान आज भी अलिखित हैं। समझ में है ना? तो साहब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये कैसे अपने देश को चलाते हैं? बस परंपरा और रूढ़ियों से चल रहा है। और लिखित संविधान की अगर मैं बात करूं तो लिखित संविधान में देखो,
लिखित संविधान की अगर मैं बात करूं दोस्तों आपके सामने, तो लिखित संविधान में अगर मैं बात करूं, पहला लिखित संविधान किसका है? पहला लिखित संविधान किसका है? तो पहला है फिलाडेल्फिया का, फिलाडेल्फिया। अब देखो, फिलाडेल्फिया याद रखना है, फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया पड़ता है यूएसए में। तो पूरे संसार में अगर किसी ने पहली बार अपने नियम कायदे कागज के दस्तावेज पर लिखे तो वो देश था फिलाडेल्फिया। पूरे वर्ल्ड में अगर किसी देश ने कागज के दस्तावेज पर अपने नियम और कायदे लिखे तो वो देश कौन सा था? वो देश था फिलाडेल्फिया, यूएसए का। पहला लिखित संविधान फिलाडेल्फिया, यूएसए। अब अपन किस किस महाद्वीप में रहते हैं? एशिया में। तो अब अपन एशिया की बात करेंगे कि एशिया का पहला कौन सा है साहब? एशिया का पहला, तो याद रखना, एशिया का पहला है जापान का। पहला कौन से देश का है? जापान का है। यह आपको ध्यान रखना है, जापान का। तो याद रखना है आपको, एशिया का पहला संविधान है जापान का। जापान ऐसा देश है, जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब जापान ने अपना संविधान लिख लिया था। जब हमारे यहाँ पे 1857 की क्रांति की शुरुआत हम हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए कर रहे थे, उस समय जापान ने अपना संविधान लिख लिया था। यानी कि जापान ने, जब तो हम तो आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे और जापान ने उधर अपना संविधान पूरा कर लिया 58, यानी कि 1853 1854 में इन्होंने अपना संविधान साहब पूरा कर लिया। दूसरी चीज क्या है मित्रों, एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित, विश्व का सबसे बड़ा लिखित, विश्व का सबसे बड़ा और लिखित तो लिखा हुआ है, तो ये हमारे भारत का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? हमारे भारत का है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर हमारे भारत का संविधान हमने भी खूब पढ़ लिया, ये सबसे बड़ा है विश्व का, ये क्यों है? ये बड़ा क्यों है? क्या है इसमें? इसमें बहुत सारे, ये कोई 10-20 ट्रकों में माने वाला है, ये क्या है? भाई ऐसे बड़ा नहीं है। आप सोचो कि तो 5-7 ट्रकों में भर के ले जाते होंगे इसको, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। ऐसा इसमें इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे हमारे आर्टिकल जो हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में 1935 395 याद रखना है। इसमें शेड्यूल्स जो हैं, अनुसूचियां उनकी संख्या है हमारे 12, और जो इसके पार्ट्स हैं, जो इसके भाग हैं, तो भाग हैं इसमें वर्तमान में 22। तो ये इतनी चीजें किसी भी देश के संविधान में नहीं है, समझ में है ना। 395 इसमें अनुच्छेद हैं, 12 इसमें अनुसूचियां हैं, 22 इसमें भाग हैं, इसलिए ये संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये आपको ध्यान रखना है। अब क्लियर हो गई होंगी आपको सारी चीजें? अरे जितना पढ़ा रहा हूं उतना क्लियर हो रहा है ना भाई लोगों? क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट, अब साहब आपके मन में आ रहा होगा, सर गुरुजी संविधान किसने बनाया? आपके मन में आ रहा होगा कि साहब संविधान किसने बनाया? संविधान किसने बनाया? आपके मन में आ रहा होगा, मेरे भी मन में पहले ऐसे आता था, सर ये इतना, ये संविधान बनाया किसने? कौन था ऐसा मान प्राणी? तो मित्रों, संविधान किसने बनाया? तो इसका उत्तर है, इसको बनाया संविधान सभा ने। संविधान सभा ने, यह आपको ध्यान रखना है। किसने बनाया? संविधान सभा ने। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर संविधान सभा क्या है? ये संविधान सभा क्या है? तो मित्रों, ये एक ऐसी सभा थी जिसमें विभिन्न वर्गों के बुद्धिजीवी लोगों को शामिल किया गया था। ऐसी सभा जिसमें विभिन्न वर्गों के बुद्धिजीवी, अब यार बुद्धि नहीं होगी तो वो फिर नियम कैसे बनाएंगे? बुद्धिजीवी
लोगों को शामिल किया गया था। लोगों को क्या किया गया था? शामिल किया गया था। शामिल किया गया था, ये है वो। अब जैसे आपने देखा होगा कि भारत में कोई आए दिन प्रतिदिन कोई घटना घटित हो जाती है और हमारी सरकार एक कमेटी बना देती है कि इसकी जांच करके रिपोर्ट दो और रिपोर्ट के आधार पर हम इसमें कार्रवाई करेंगे, ठीक है। तो जैसे बहुत सारे अपने यहाँ पे का केस, जैसे निर्भया एक्ट बना, तो निर्भया कांड के कारण बना, 2012 दिल्ली में जो रेप कांड हुआ उसके कारण निर्भया एक्ट बना, उसके लिए भी जांच कमेटी बनाई। आपने देखा होगा जो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उस हत्याकांड के खिलाफ भी कमेटी बना दी। तो अब पूछो सर ये कमेटी क्या है? भाई ये जलियांवाला बाग हत्याकांड करने की जांच करने की कमेटी। तो ऐसे ही आपसे पूछे संविधान सभा क्या है, तो ये ऐसी सभा है जिसमें विभिन्न वर्गों के बुद्धिजीवी लोगों को शामिल किया गया था। अब साहब इन बुद्धिजीवी लोगों का काम क्या था? काम क्या था इनका? बुद्धिजीवी लोगों का काम क्या था? क्या काम करेंगे ये? काम इनका काम था मित्रों कानूनों का निर्माण करना। कानूनों का निर्माण करना, कानूनों का निर्माण करना। इन लोगों का काम था कानूनों का निर्माण करना। अब जो दिमाग से पैदल होगा तो वो कानून कैसे बनाएगा? समझ में है ना? अब कानूनों का निर्माण करना। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये कानून खुद ही बना दिए क्या? इनको पहले कैसे पता कि इसके लिए ये कानून बनाना है, इसके लिए कानून बनाना है, इसके लिए ये कानून बनाना है, इसके लिए ये कानून बनाना है? कैसे पता इन लोगों का कानून का निर्माण करना है ना? तो कानून का निर्माण कैसे किया इनने? आपके मन में ये सवाल आ रहे होंगे, कैसे किया? मेरे भी मन में आते थे कैसे किया, आपके भी मन में आ रहा होगा सर ये पहले इतने ज्ञाता थे कि, इतने ज्ञानी थे क्या कि इतने बड़े बड़े कानून बना दिए, ऐसे ऐसे कानून बना दिए, इनके मस्तिष्क में आया कैसे? तो कैसे किया? विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन करके किया। विभिन्न देशों के संविधान के कानूनों का अध्ययन करके निर्माण किया। विभिन्न देशों के संविधान का क्या किया इनने? सबसे पहले अध्ययन किया। विभिन्न देशों के संविधान का क्या किया? अध्ययन किया। और विभिन्न देशों का मतलब यानी कि हमारे कानून निर्माण करने वाले लोगों ने लगभग 60 देशों के संविधानों को अध्ययन किया। 60 देशों के संविधान का क्या किया? अध्ययन किया। जो हमारा संविधान बनाने वाले लोग थे उन्होंने 60 देशों के जो संविधान थे उनकी सबसे पहले उनका अध्ययन किया, उसको पढ़ाई, उसकी पूरी पढ़ाई की और उसी आधार पर हमारे संविधान का निर्माण किया। तो मित्रों संविधान किसने बनाया? संविधान सभा ने। संविधान सभा क्या है? ऐसी सभा जिसमें विभिन्न वर्गों के बुद्धिजीवी लोगों को शामिल किया गया है। क्लियर है? अब काम क्या था इनका? इनका काम था कानून का निर्माण करना। इनका काम क्या था? कानून का निर्माण करना। अब कानून निर्माण की बात करें तो कानून निर्माण साहब इनने कैसे किया? क्या मन से कानून निर्माण कर दिया क्या? मित्रों मन से कानून निर्माण नहीं किया इनने, मन से कानून निर्माण नहीं किया। इन्होंने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, वहां के कानूनों का अध्ययन किया और उन्हीं में से अपने यहाँ पे कानूनों का निर्माण किया। क्लियर? अब दूसरी बात, अब आपके मन में आ रहा होगा सर इस संविधान जो ये सभा है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बोलते हैं, सर इसका विचार सबसे पहले किसके मस्तिष्क में आया? आपके मन में आ रहा होगा कि विचार सबसे पहले किसके मस्तिष्क में आया? विचार सर्वप्रथम, देखो मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ बच्चों, है ना, और आपकी भावनाओं को इसलिए समझता हूँ कि आपके मन में, भाई आपका हो सकता है बहुत सारे बच्चों का इससे वास्ता नहीं पड़ा हो, तो आपके मन में भांति भांति के सवाल आते होंगे कि सर अब नहीं, जो पढ़ा हुआ नहीं है तो उसके तो मन में आएंगे ना। तो मेरा काम है आपकी जिज्ञासाओं को शांत करना।
ठीक है। और दोस्तों, मेरी क्लास तो वैसे प्रीमियर होती है, इसका नोटिफिकेशन भी नहीं मिलता है। बच्चों के भाग्य की बात होती है कि ये क्लास मिल भी जाए और नहीं भी मिले। बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते रहते हैं कि सर आपकी क्लास कहाँ होती है, कौन से चैनल पर होती है। तो मेरा आपसे इतना ही आग्रह है कि आप जिनको जानते हो, जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, जिनको जानते हो, आप उन बच्चों को शेयर कर दिया करो कि भाई तो यहाँ से ये मैटर पढ़ सकता है। तो संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार सबसे पहले इंग्लैंड के हेनरी मैन के मस्तिष्क में आया। इंग्लैंड के हेनरी मैन के मस्तिष्क में आया। हेनरी मैन के मस्तिष्क में आया। तो आपसे पूछे कि साहब संविधान सभा बनाने का विचार सबसे पहले किसके मस्तिष्क में आया? इंग्लैंड के हेनरी मैन के मस्तिष्क में। तो पूछा जा सकता है कि संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, और वही संविधान सभा यानी कि चुने हुए लोगों की एक सभा होनी चाहिए, और वही सभा क्या करेगी? हमारे या तुम्हारे कहीं भी हो संविधान सभा का निर्माण, संविधान का निर्माण करेगी। तो ऐसा विचार सबसे पहले इंग्लैंड के हेनरी मैन के मस्तिष्क में आया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुदेव भारत में किसके मस्तिष्क में आया? भारत। तो भारत में सर्वप्रथम, भारत की बात करें तो भारत में संविधान सभा का विचार, संविधान सभा का विचार या संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग। तो आपको ऐसे ये क्रम याद रखना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ 1895 याद रखना है। उसके बाद में आपको मेजर ही याद रखनी है, ज़्यादा याद नहीं रखनी। 1922, फिर उसके बाद में याद रखनी है 1923, फिर उसके बाद में याद रखनी है 1924, फिर उसके बाद में आपको याद रखनी है 1934, फिर उसके बाद में याद रखना है 1938, फिर उसके बाद में आपको याद रखना है डायरेक्टली आपको कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन डायरेक्टली, फिर आपको ये याद रखना है कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। तो देखो, भारत में संविधान सभा का विचार सबसे पहले 1895 में, या तो पूछेगा भारत में संविधान सभा का विचार सबसे पहले या भारत में संविधान सभा की मांग सबसे पहले। तो याद रखना है सबसे पहले, अगर मैं विचार की बात करूं तो याद रखना ये बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक में की थी। स्वराज्य विधेयक में इसकी क्या की थी? सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी। तो ये परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछता है कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की भारत में? तो बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक में की थी। स्वराज्य का मतलब हमारा राज्य। तो याद रखना है 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले स्वराज्य विधेयक की मांग में ये कहा था कि भारत का संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा, जिसमें विभिन्न वर्गों के बुद्धिजीवी लोगों को शामिल किया जाएगा। तो याद रखना है, पहली बात याद रखना है कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक में। फिर साहब 1922 में किसने की? तो आपको याद हो 1915 से अफ्रीका से गांधी जी का पलायन प्रस्थान, और उसी समय 1900 आने के बाद में 1922 में इसकी मांग की महात्मा गांधी जी ने। किसने की? महात्मा गांधी जी ने, यानी कि हमारे बापू ने। हमारे बापू ने संविधान सभा की मांग की, और बापू ने क्या कहा कि भारतीयों का संविधान एक संविधान सभा बनाएगी।
समझ में आया ना। तो 1922 में संविधान सभा की मांग किसने की? महात्मा गांधी ने, और कहा कि संविधान सभा संविधान का निर्माण का काम करेगी जो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। समझ में आया ना। तो याद रखना है, ये भी कोटेशन पूछ लेता है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम ये कहा था कि संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनाया जाएगा। संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनाया जाएगा। भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनाया जाएगा। भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनाया जाएगा। तो याद रखना है, महात्मा गांधी जी ने पहली बार कहा था कि संविधान जो है भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनाया जाएगा। अब अगली बात करें 1923 की। अगर मैं बात करूं तो 1923 में एक कमेटी बनी थी। एक कमेटी बनी थी 1923 में, एक कमेटी, और उस कमेटी का नाम था संप्रभु कमेटी। संप्रभु, उस कमेटी का नाम क्या था? संप्रभु कमेटी था। यह आपको ध्यान रखना। एक कमेटी है 1923 में, एक कमेटी का गठन किया था, यह आपको ध्यान रखना है। उस कमेटी का नाम है संप्रभु कमेटी। संप्रभु कमेटी। और इस कमेटी ने, याद रखना, क्या किया मित्रों, इस कमेटी ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल का प्रारूप तैयार किया। कमेटी ने क्या किया? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल का एक ड्राफ्ट तैयार किया, बिल का प्रारूप तैयार किया। याद रखना है, इसका प्रारूप तैयार किया, प्रारूप तैयार किया। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि संप्रभु कमेटी जो है अप्रैल 1923 में बनी थी। इस कमेटी ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल का एक प्रारूप तैयार किया, ये आपको ध्यान रखना है। और इस प्रारूप को 1925 में, इस प्रारूप को 1925 में गांधी जी की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? गांधी जी की अध्यक्षता में, गांधी जी के नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन में, सभी दलों का सम्मेलन था ये, सर्वदलीय सम्मेलन, दिल्ली में सभी दलों का एक सम्मेलन हुआ था। सर्वदलीय सम्मेलन में क्या किया? प्रस्तुत किया। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है मित्रों। 1923 में एक कमेटी का गठन हुआ जिसका नाम था संप्रभु कमेटी, और इस संप्रभु कमेटी ने एक बिल तैयार किया जिसका नाम था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, ये आपको ध्यान रखना है मित्रों। और इस कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल का प्रारूप तैयार करके 1925 में गांधी जी के नेतृत्व में दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन में इसको क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ये? तो मित्रों, इसको ध्यान रखना है, 1923 को इम्पोर्टेंट। अब बात करते हैं आगे की। क्लियर है दोस्तों? अब बात करें अपन 1924 में क्या हुआ सर। फिर 1923 में आपने बता दिया कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया, एक एक चीज को समझो। संप्रभु कमेटी ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल का ड्राफ्ट तैयार किया। गांधी जी के नेतृत्व में दिल्ली में जो सभी दलों का एक सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में इसको क्या किया? पेश किया। ये आपको ध्यान रखना है। 1924 में संविधान सभा की मांग किसने उठाई थी? मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग उठाई। 1934 में मानवेंद्र नाथ राय ने,
मानवेंद्र नाथ राय ने पहली बार, फर्स्ट टाइम में पहली बार कहा कि संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी जानी चाहिए। वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी जानी चाहिए। तो मानवेंद्र नाथ राय ने 1934 में, जिसको शॉर्ट में एम.एन. राय भी बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एम.एन. राय। तो 1934 में याद रखना है, एम.एन. राय ने सबसे पहले ये कहा था कि जो हमारी संविधान सभा है ये वयस्क मताधिकार के आधार पर होनी चाहिए। वयस्क का मतलब कि जिसने एक निश्चित आयु प्राप्त कर ली वो इस संविधान सभा के निर्वाचन में भाग ले सकता है, अर्थात इनके सदस्यों को चुनने के लिए भाग ले सकता है। समझ में आया ना? जो संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनेगी? ये निर्वाचन के आधार पर बनेगी या मनोनीत के आधार पर बनेगी? कैसे बनेगी? तो सबसे पहले निर्वाचन की बात ही किसने कही है? मानवेंद्र नाथ राय ने कही थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है भाई। हमारी जो संविधान सभा है, ये कैसे बनेगी? अब कैसे बनेगी दोस्तों? कैसे बनेगी? ये निर्वाचित होगी या ये मनोनीत होगी? अगर निर्वाचित होगी तो निर्वाचन इसका प्रत्यक्ष होगा या इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष होगा? कैसे निर्वाचन होगा? और इस निर्वाचन में भाग कौन लेगा? इसमें भाग कौन लेगा इसमें? तो इन सब चीज़ों के लिए मानवेंद्र नाथ राय ने पहली बार ये कहा था कि हमारी संविधान सभा जो संविधान का निर्माण करेगी वो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होनी चाहिए, यानी कि चुनी हुई होनी चाहिए, वयस्क मताधिकार के आधार पर। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये वयस्क क्या होता है? वयस्क का मतलब होता है जिसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, उसे पहले वयस्क माना जाता था, जिसे वर्तमान में हम घटाकर कितनी कर दी? 18 वर्ष की कर दी। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर उस समय ये निर्वाचन कैसे हुआ होगा? तो भाई साहब ये वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन कैसे होगा? यानी कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक आदमी को चुना जाएगा जो संविधान सभा में आएगा। 10 लाख की जनसंख्या पर कितने आदमियों को चुना जाएगा? एक आदमी को चुना जाएगा। यानी कि 10 लाख की जनसंख्या जिस क्षेत्र में है वहां से एक आदमी चुनकर संविधान सभा में आएगा और जिसको संविधान बनाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यह आपको ध्यान रखना है। 1938 में संविधान सभा की मांग किसने की? 1938 में संविधान सभा की मांग की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में। अब बात करें कैबिनेट मिशन की। मित्रों, इसने ही संविधान सभा को साकार रूप दिया, इसने ही अंतिम रूप दिया। तो भारतीय संविधान सभा को अंतिम रूप देने वाला कौन था? कैबिनेट मिशन। यानी कि जो हमारी भारतीय संविधान सभा थी उसको अंतिम रूप देने वाला कौन था? कैबिनेट मिशन था। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? कैबिनेट मिशन समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कि रामायण समझ में आ गई। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछता है कि भारत में संविधान सभा का विचार किसके मस्तिष्क में आया? 1895, 1922, 1923, 1924, 1934, 1938। ये आपको याद रखना है, इनकी चीज़ें याद रखनी है। कैबिनेट मिशन, इसने ही संविधान सभा के गठन का अंतिम रूप तैयार किया। कैबिनेट मिशन क्या है?
बात करेंगे कैबिनेट मिशन क्या है। यहाँ से कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है। तो अब कैबिनेट मिशन संविधान सभा की स्वीकृति देगा। फिर संविधान सभा की अपन बात करेंगे कि संविधान सभा में टोटल सदस्य कितने थे, उन सब की अपन विस्तार पूर्वक चर्चा कल की क्लास में करेंगे। मित्रों, मैं प्रॉपर रूप से यही उम्मीद लगा के बैठा हुआ हूँ कि आपको मेरी एक तो लैंग्वेज, मेरा कम्युनिकेशन समझ में आता होगा, मेरी हैंडराइटिंग आपको समझ में आती होगी। क्लियर है मित्रों? तो आप आराम से इसका मजा लें और आप नए बैच ज्योग्राफी और पेपर फर्स्ट के लिए जिनको उम्मीद है कि वो मेरे से पढ़ना चाहते हैं, नॉलेज से संतुष्ट हैं, तो मेरे से जुड़ के पढ़ सकते हैं। आपका हमारे परिवार में 100% 100% वेलकम है। इसके लिए मित्रों आप रेफरल कोड यूज कर सकते हैं राजेंद्र10। इससे आपको 10% फीस में क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। तो 10% छूट के लिए आप रेफरल कोड यूज करें राजेंद्र10। अनअकैडमी फीस बढ़ा रही है, उससे पहले ज्वाइन कर लें। आप 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, जितनी आपकी शक्ति और भक्ति है उतना आप कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, आप सभी का दिन शुभ रहे। विश ऑल द बेस्ट। बाय, टेक केयर।